दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपसे बहुत अच्छे टॉपिक से रूबरू होने वाले हैं, जो कि साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक से केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर आप राज्य स्तरीय परीक्षाओं की बात कर लो, कांस्टेबल, पटवार, या आप रीट के फर्स्ट लेवल की बात करो, तो उस टॉपिक में या इन एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वो टॉपिक कौन सा है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे? उस टॉपिक का नाम है कोशिका विभाजन। उस टॉपिक का नाम क्या है? कोशिका विभाजन। शायद तक आप इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे और कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इस क्वेश्चन के बारे में भी आज मैं आपसे बात करूंगा कि और इस टॉपिक से आप कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करो, जो क्वेश्चंस आपको पेपर में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये कोशिका विभाजन जो मैंने आपके सामने टर्म लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमसे नए जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से जो जुड़ रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको प्रीवियस जितने भी हम वीडियो बना चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, वो आप अच्छे से देख लो, उनको समझ लो, उनकी तैयारी कर लो आप। ठीक है, और आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, है ना। और जो बंदा बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहता है और जिसका टारगेट, जिसका सपना है कि यार मेरे को तो इसी साल नौकरी चाहिए, या मेरे को ऐसी तैयारी चाहिए जिसे मैं बहुत कम एफर्ट के अंदर मैं बहुत कम एफर्ट लगाऊं और मेरे को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, क्वालिटी तैयारी मेरे को मिल जाए, तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा जो सृजन एकेडमी का जो टारगेट है, ये जो एम है, वो यही है कि आपका जो भी घर पे बैठ रहे हो और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, या फिर आप वो पढ़ने के लिए सही से टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, यार हम किस चीज़ को पढ़ें, हम क्या पढ़ें, तो आपको इसी चीज़ के लिए मोटिवेट करने के लिए और आपके इसी टाइम को हम यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे चैनल पे आपके लिए कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं, और हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं। आप उन वीडियो को कंटिन्यू देखो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। हमारे पास जितनी भी फैकल्टीज़ है, चाहे वो मैथमेटिक्स की फैकल्टी हो, चाहे रीजनिंग की फैकल्टी हो, चाहे जीके से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी फैकल्टी है, वो फैकल्टी आपके लिए फुल एफर्ट के साथ अवेलेबल रहेगी, और आपको इतना मैटर अवेलेबल कराएगी कि आपको उससे ज़्यादा, या आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, और जो आपको प्रैक्टिस के लिए कहते हैं उसको आप कंप्लीट करो, तो आपका जो ये टाइम है ना, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको वापस कहना चाह रहा हूँ, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और हमारे सारे वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, और जितने भी नए वीडियो आने वाले हैं उनसे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यस, ठीक है दोस्तों, तो अपने टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, कोशिका विभाजन। इसे कोशिका विभाजन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न। क्या कहते हैं इसको अपन? सेल डिवीज़न। ठीक है, नाम से पता चल रहा है डिवीज़न, विभाजन। किसका विभाजन है? कोशिका का। यार ये कोशिका क्या है? ये कोशिका कहाँ सुना हमने? ये कोशिका, यार ये बार बार नाम आ रहा है। कोशिका होती क्या है? ये कोशिका क्या काम करती है? आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हो, जितनी भी सजीव चीज़ों को देखते हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस हो, है ना, मानव हो, उन सभी सजीव का जो शरीर बनता है वो किससे बनता है? कोशिका से। एक तरह से ऐसे समझ लो कि एक मकान जो बनता है, उस मकान की बेसिक यूनिट क्या होती है? मकान किससे बनता है? ईंट से। हर एक ईंट मिलकर के किसका निर्माण करती है? मकान का निर्माण हो जाता है। इतनी सारी ईंटें आपस में जुड़ करके एक मकान का निर्माण कर लेती है। इसी तरह छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में जुड़ करके एक सजीव, एक जीव का निर्माण कर लेती है। तो याद रख लीजिएगा, कोशिका किसी भी सजीव की एक आधारभूत इकाई है, एक क्रियात्मक इकाई है। क्लियर है? अब ये कोशिका का विभाजन क्यों हो रहा है? कोशिका का विभाजन होना आवश्यक क्यों है ना? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोशिका विभाजन क्यों होना चाहिए, या कोशिका विभाजन नहीं हो तो क्या होगा, और होगा तो क्या होगा, इस चीज़ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आप इस टर्म को समझ लीजिएगा, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो
आपके सामने मैं एक कोशिका बना रहा हूँ, ठीक है, और ये कोशिका पुरानी कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? पुरानी कोशिका है, पुरानी सेल, या जिसे अपन क्या कहते हैं? पैतृक कोशिका। जिसे अपन क्या कहते हैं? पैतृक कोशिका। जिसे हम क्या कहते हैं? पैतृक कोशिका। कोशिका के बारे में क्या क्या होता है, कोशिका में क्या क्या चीज़ें होती है ना। कोशिका में डीएनए, आरएनए और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें से नाम क्या है? एक का हिस्टोन प्रोटीन। और ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और कोशिका, एक कोशिका से एक बहुत सारी कोशिकाएं बनती रहती है जब इसका डिवीजन होता है, विभाजन होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने एक सपोज एक कोशिका है, इसको अपन एक कोशिका मान रहे हैं। और जब ये कोशिका के अंदर क्या होता है? हर एक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। और इस केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। और जब इस केंद्र का विभाजन होता है तभी इस कोशिका का विभाजन भी होता है। क्लियर है? तो कोशिका विभाजन होती है तो ये एक आगे आपस में चेन बनती जाती है, आपस में एक श्रृंखला बनती जाती है कि एक कोशिका विभाजित होगी तो कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2 कोशिकाएं बनेगी, है ना। अब ये जो पुरानी कोशिका आपको जो दिख रही है, इस कोशिका जो नई कोशिका बन रही है, इसको क्या कहा जाता है? पुत्री कोशिका या डॉटर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉटर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? डॉटर सेल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पुरानी कोशिका, जो पैतृक कोशिका दिख रही है, इस पैतृक कोशिका से जो ये पुत्री कोशिकाएं बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी सारी प्रोसेस होती है, जितनी भी सारी अवस्थाएं होती है, इस पूरी अवस्था को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है या कोशिका विभाजन चक्र कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि एक पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको वापस पहले कह रहा हूँ कि आप नोटबुक और पेन उठा लीजिए और जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। मैं वापस डेफिनेशन बोल रहा हूँ, कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है? आप नोट कीजिएगा कि पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो कोशिका विभाजन है, ये कोई एक चरण थोड़ी है, ये कोई एक अवस्था में थोड़ी हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी स्टेज होती है, बहुत सारे चरण से इसको गुजरना पड़ता है। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि ये यहाँ से डिवाइड होती है फटाफट पुत्री कोशिका बन गई, नहीं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो सारी चीज़ें अलग अलग स्टेज में, अलग अलग चरण में होकर के गुजरती है ना। तो पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका निर्माण के लिए बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारी स्टेज होती है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोशिका विभाजन चक्र। ठीक है, जो चक्र इस कोशिका विभाजन में होते, जो चक्र इस कोशिका विभाजन में होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन चक्र। कौन कौन सी स्टेज इन प्रोसेस में होने वाली है उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन ये कोशिका विभाजन चक्र किसने दिया या फिर किसने ऐसा बताया था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका जब बनेगी तो ये अलग अलग चरण में जब गुजरेगी, ये अलग अलग चक्र होंगे, अलग अलग स्टेज होगी। तो इस चीज़ों के बारे में किसने बताया था? इस चीज़ के बारे में बताया था एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हावर्ड, और एक का नाम क्या था? केम्प। क्या नाम था? केम्प। 2 वैज्ञानिक थे, हावर्ड और केम्प। इन्होंने क्या कहा? कोशिका विभाजन में जितने भी चरण यूज होंगे या कोशिका विभाजन अलग अलग चरणों में होता है, ये कहा था हावर्ड और केम्प ने। लेकिन ये जो टर्म अपन ने बात करी कि कोशिका विभाजन, ये कोशिका विभाजन किसके दिमाग में सबसे पहले आया? वो जो महान वैज्ञानिक था उसका नाम था विर्चाउ। क्या नाम था उसका? विर्चाउ। आप नोट कर लीजिएगा कि वो महान वैज्ञानिक कौन था जिसके दिमाग में सबसे पहले आया कि कोशिका भी विभाजन होती है, कोशिका के विभाजन से पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। तो पहली चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने दिया? विर्चाउ ने दिया। लेकिन इस कोशिका विभाजन में जितने भी चरण होते हैं उस चरण के बारे में किसने दिया था? हावर्ड और केम्प ने। ये 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम हावर्ड था, एक का नाम केम्प था।
इन दोनों ने इन कोशिका विभाजन में जो चरण यूज होते हैं उसके बारे में बताया। आपको दो चीज़ें एकदम समझ में आ गई। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन सबसे पहले किसके दिमाग में आया? किसने दिया? विरचाओं ने दिया। लेकिन इसके विभाजन में जितने भी चक्र, जितनी भी स्टेज होती है उसे कोशिका विभाजन चक्र कहते हैं। ये किसने दिया था? हार्वर्ड और केम्प ने। ठीक है, अब आगे अपन बात करने वाले हैं कि ये जो स्टेज कितनी थी, ये चरण कितने थे, इन चरण को कितने कितने भागों में बांटा। ये जो दो वैज्ञानिक थे ना, हार्वर्ड और केम्प, इन्होंने कोशिका विभाजन को कितने कितने चरणों में डिवाइड किया था, उनका नाम क्या क्या था। अब ध्यान दीजिएगा, वो जो चरण थे उन चरण के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, एक का नाम तो था अंतरावस्था। क्या नाम था? अंतरावस्था। ठीक है, और एक का नाम था माइटोटिक। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है बायो के अंदर, तो आप इस टर्म को हल्का सा रिवाइज कीजिएगा जिससे कि आपको बहुत इजीली याद हो जाए। क्योंकि जो इस बायो या साइंस बैकग्राउंड से नहीं होता है उसके लिए ये जो मैं टर्म्स लिख रहा हूँ थोड़ी सी अलग होती है और उनको थोड़ा सा याद करने में डिफ़िकल्ट होता है, तो आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहिए। अब ये अंतरावस्था जो मैंने आपके सामने लिखी है, इस अंतरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेज। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, तो वापस मैं बता रहा हूँ आपको कि कोशिका विभाजन चक्र कौन कौन से हैं। कोशिका विभाजन चक्र कौन कौन से हैं या किस किस भाग में विभाजित है। तो सामने जो मैंने लिखा है, एक तो पहला भाग होता है अंतरावस्था और दूसरा जो भाग होता है उसका नाम क्या है? माइटोटिक। अब इन दोनों में क्या होता है? ये दोनों में ऐसी क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो इन दो अलग भागों में बटी हुई है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी कोशिका का विभाजन होता है तो उसका जो अधिकांश जो समय लगता है वो अधिकांश समय किस में लगता है? इस अंतरावस्था में। इसमें मैक्सिमम 90 से लेके 95% जो किसी कोशिका के विभाजन में जो समय लगता है, किसी कोशिका के विभाजन में जो कुल समय लगता है उसका 90 से लेके 95% टाइम तो इस अकेली अवस्था ले लेती है। ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है। अब इसमें इतना लंबा प्रोसेस क्या होता है, ऐसी क्या इसमें एक्टिविटी होती है कि इतना टाइम ये कंज्यूम कर जाती है, इतना टाइम ये ले लेती है। ठीक है, और बाकी की जो ये 5 से 10% बचे हैं वो सिर्फ इस अवस्था में ही होते हैं। ठीक है, वापस मैं रिवाइज कर रहा हूँ, किसी भी कोशिका के विभाजन में जो चक्र होते हैं, जो चरण होते हैं, वो दो भागों में बटे हुए होते हैं। एक का नाम अंतरावस्था जिसे इंटरफेज कहते हैं, ये कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है जिसमें 90 से लेके 95% टाइम लगता है। और दूसरी जो माइटोटिक जो प्रोसेस है इसमें 5 से 10% टाइम लगता है। दो चीज़ें आपको पता चलेगी। अब लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इंटरफेज में क्या होता है, माइटोटिक में क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले। यस, अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन चक्र है क्या? कोशिका निर्माण से लेके कोशिका के विभाजन तक के जितनी भी अवस्था है, जितने भी चक्र वो इसमें आते हैं। तो किसी कोशिका का बनना किस पे डिपेंड होता है? आपके दिमाग में चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। एक कोशिका में क्या क्या चीज़ें होती है? एक कोशिका में आरएनए होता है, एक कोशिका में डीएनए होता है और एक कोशिका में प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। याद रख लीजिएगा, केंद्रक में होती है सारी चीज़ें, केंद्रक में होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो किसी भी कोशिका के निर्माण के लिए उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ें आवश्यक होती है? उसके लिए आरएनए चाहिए होता है, उसके लिए डीएनए, उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये तीन जो बेसिक चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी है, शायद आप इसके बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आरएनए और डीएनए ये एक ऐसे आनुवांशिक पदार्थ है जो इंसान के अंदर आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक जो एक्टिविटी होती है, जो हेरिडिटी, उसको विकसित करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर होते हैं? केंद्रक में होते हैं। तो ये जो अंतरावस्था मैंने जो आपके सामने प्रोसेस लिखा है, इसका जो पहला चरण होता है, उसका जो फर्स्ट स्टेप होती है उसे जीवन कहा जाता है और दूसरी जो स्टेप होती है उसे एस कहा जाता है और तीसरी जो स्टेप होती है इसे G2 कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? G2 कहा जाता है।
आपके सामने अंतरावस्था को भी मैंने कितने भागों में डिवाइड करा है, 3 भागों में, G1, S और G2। इसका नाम क्या होता है, G1 का नाम होता है गैप। क्या होता है, गैप। अब इसमें होता क्या, ध्यान दीजिएगा, किसी कोशिका के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें आरएनए चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। तो अंतरावस्था की जो पहला चक्र है, जो पहला चरण है, इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आप इसको रिवाइज कीजिएगा वापस, मैं वापस बोल रहा हूँ कि अंतरावस्था का जो पहला चरण होता है जिसे जीवन कहते हैं, इस जीवन में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जब कोशिका बनती है तो उसके लिए पहली आवश्यक चीज़ क्या होती है, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। तो जीवन में क्या होता है, पहले चरण में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। अब हमारे पास दूसरा आनुवंशिक पदार्थ कौन सा बचा है, डीएनए। कौन सा बचा हमारे पास, डीएनए। ये जो आप एस देख रहे हो, इस एस का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज। क्या बोलते हैं इसको अपन, सिंथेसाइज। हिंदी में इसको बोला जाता है संश्लेषण। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, संश्लेषण बोला जाता है। ये जो दूसरी जो प्रोसेस है, दूसरी जो अवस्था है, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। किसका होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। पहली अवस्था जीवन में आरएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का होता है, और जो एस जो प्रोसेस है, एस जो चरण, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। और जो G2 है, G2 अवस्था में किसका संश्लेषण होता है, G2 अवस्था में संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि मुझे जो आवश्यक चीज़ें थी वो मुझे मिल चुकी है। मुझे आरएनए मिल चुका है, मुझे प्रोटीन मिल चुका है, मुझे डीएनए मिल चुका है। तो मेरी कोशिका यहाँ बन चुकी है। अब मेरी कोशिका का विभाजन होना शुरू होगा। तो ये जो तीसरी जो अवस्था है, इसका काम क्या होता है, इसके अंदर इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। क्या होती है इसके अंदर, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो हल्का सा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। कोशिका विभाजन चक्र 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला अंतरावस्था, जिसे इंटरफेज कहते हैं, 90 से 95% टाइम अकेला ले लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि जो इसका जो पहला चरण होता है जीवन, जिसमें क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा जो चरण होता है एस, इसमें किसका संश्लेषण होता है, डीएनए का। और तीसरा जो चरण होता है उसमें किसका संश्लेषण होता है, संश्लेषण किसी का नहीं होता है, उसमें कोशिका विभाजन की तैयारी शुरू हो जाती है। अब यहाँ से कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से कोशिका विभाजन की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसी कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कोशिका में क्या क्या चीज़ें बनी हुई होती है। कोशिका की जो आप बाहर का जो बाउंड्री देख रहे होंगे, इस बाउंड्री को आपने क्या पढ़ा होगा, कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ा होगा, कोशिका झिल्ली पढ़ा होगा। ठीक है, और अंदर जो आप ये चीज़ देख रहे हो, अंदर जो इसके बीच में गोला आपने देखा है, इसे कहा जाता है केंद्रक है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये जो झिल्ली है और ये जो केंद्रक है, इसके बीच में कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, कुछ द्रव सा पदार्थ भरा होता है। इस द्रव से पदार्थ को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इस कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है, कोशिका के अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं कि एक कोशिका झिल्ली होती है जो बाहर की लेयर होती है, और बीच में क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और बिल्कुल सेंटर में जो क्या होता है, ये जो आप गोला दे रहे हो, केंद्रक होता है। क्लियर है चीज़ें। तो किसी भी कोशिका का जब विभाजन होता है, उसकी विभाजन की शुरुआत कहाँ से होती, केंद्रक से होती। कहाँ से होती, केंद्रक से। ये जो केंद्रक आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले ब्लास्ट होगा, और एक केंद्रक जो ब्लास्ट होगा, इसके ब्लास्ट होने के बाद जो अंदर जो कोशिका द्रव भरा हुआ है, वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले विभाजन में क्या होता है, केंद्रक ब्लास्ट होता है, और केंद्र के ब्लास्ट होने के बाद कोशिका द्रव्य ब्लास्ट होता है। समझ गए इस चीज़ को। ये जो आप दूसरी जो चरण माइटोटिक लिखा हुआ है, इसमें 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले किसका विभाजन होता है, सबसे पहले विभाजन होता है केंद्रक का विभाजन। सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक के विभाजन होने के बाद दूसरी चीज़ क्या बोली मैंने भी,
दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी वो है कोशिका द्रव्य का विभाजन। वो कौन सी चीज़ है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। वो कौन सी चीज़ है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। वो कौन सी चीज़ है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्लियर हो चुका है? अंतरावस्था आपको समझ में आ गई होगी शायद। और जो दूसरी मैंने जो चीज़ बताई माइटोटिक, माइटोटिक में क्या होता है? कोशिका के अंदर ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है। कोशिका में ब्लास्टिंग जब शुरू होती है तो सबसे पहले कोशिका में ब्लास्टिंग कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है। तो केंद्रक के विभाजन होने को, इस टर्म को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस टर्म को आप अच्छे से याद कर लो। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। इसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। इसे क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है इसको? कैरियोकाइनेसिस। वापस बोल रहा हूँ, केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। और कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहा जाता है? इसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन ने जो अभी तक ये जो सारी चीज़ें पढ़ी है, ये मैंने आपको कोशिका विभाजन की डेफिनेशन समझाई है। कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने दिया? विर्चोव ने दिया था। लेकिन इस विभाजन में कितनी कितनी स्टेज आती है, कितने चरण आते हैं, उसके बारे में किसने बताया? हावर्ड और केम्प ने। और ये चरण कौन कौन से? ये दो भागों में, पहले तो दो भागों में बढ़ते, अंतरावस्था और माइटोटिक में। अंतरावस्था के 3 चरण थे, G1, S और G2। ये इसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। और माइटोटिक में क्या होता है? 2 चीज़ों का विभाजन होता है, केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। लेकिन जो केंद्र के विभाजन को अपन क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य के विभाजन को अपन क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्यों? क्योंकि कोशिका जो वर्ड है उसको साइटो कहा जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोशिका से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी है और ऑप्शन में आपको साइटो से रिलेटेड कोई एक ऑप्शन में साइटो से रिलेटेड देर का है, तो आपका ज़्यादातर आंसर वो सही होने वाला है। ठीक है, तो साइटो वर्ड किससे संबंधित होता है? कोशिका से। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने जो आपको चीज़ें बताई है ये आपको समझ में आई होगी। और ये जो मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी आपको बताई है, कोशिका विभाजन की बेसिक टर्म समझाई है। अभी तक इसके टाइप कितने होते हैं, उन सारे टाइप में क्या होता है, उसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लो, देख लो। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ और आगे हम वापस बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन क्या होता है? पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण, पैतृक से पुत्री कोशिका का निर्माण। ठीक है, और इसके अंदर चरण को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन चक्र कहते हैं। किसने दिया था? 2 वैज्ञानिक थे, हावर्ड और केम्प ने दिया था। ठीक है, ये सारे इसके प्रोसेस है। यस, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आगे अपन बात करने जा रहे हैं कि ये जो कोशिका विभाजन है ये कितने प्रकार का है और ये किन किन एनिमल्स में होता है, या इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ ना, इस टॉपिक को आप ज़्यादा हल्के में ना लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत मुश्किल से समझ में आता है लोगों को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या बनता है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो बात करेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार। क्या है? कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। क्या है? टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार की जब मैं बात करूँगा, वो पहला प्रकार कौन सा है? पहले प्रकार का नाम है असूत्री। क्या नाम है? असूत्री कोशिका विभाजन, जिसे कहा जाता है एमिटोसिस। जिसे क्या कहा जाता है? एमिटोसिस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एमिटोसिस कहा जाता है। इसकी इंग्लिश टर्म भी पेपर में पूछी हुई है, इसलिए आप इसकी इंग्लिश टर्म को भी याद रखिएगा, एमिटोसिस। इसको इंग्लिश टर्म के फॉर्म में कहा जाता है। तो पहला कौन सा हुआ? असूत्री कोशिका विभाजन। पहला कौन सा हुआ? असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा कौन सा होगा? दूसरे का नाम है समसूत्री। क्या नाम है? समसूत्री। तीसरे का नाम क्या है? अर्धसूत्री। तीसरे का नाम क्या है? अर्धसूत्री। ये तीसरा हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये कौन सा हुआ? पहला। क्लियर है? ये जो आप सूत्री सूत्री जो वर्ड पीछे देख रहे हो, ये है क्या?
ये किससे रिलेटेड है, ये किससे संबंधित है? गुणसूत्र आपने नाम सुना होगा, ये गुणसूत्र से रिलेटेड, ये जो सूत्री आप पढ़ रहे हो ना पीछे वर्ड, ये किससे संबंधित है? गुणसूत्र से संबंधित है। तो नाम से पता चल रहा है कि असूत्री, और जिस शब्द के पीछे, जिस शब्द के आगे अ उपसर्ग लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है? नोट, नहीं। इसका मतलब क्या होता है? नहीं। तो ऐसे जीव जिसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं या जिसमें कोशिका नहीं होती है, उसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है? असूत्री कोशिका विभाजन। तो यार ये ऐसे जीव कौन से हैं जिसमें कोई भी कोशिका नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सारी कोशिका है, पेड़ों के अंदर भी बहुत सारी कोशिका है, तो ये जीव कहाँ से आ गए और ये कौन से जीव है जिसमें कोई कोशिका नहीं होती है? तो पहली चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, असूत्री कोशिका विभाजन कौन से जीवों में होता है? वो होता है, या कौन सी कोशिकाओं में होता है? वो होता है प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिकाओं में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। असूत्री कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, जबकि ये जो आप जो दोनों देख रहे हो, अर्धसूत्री और समसूत्री, ये होता है यूकैरियोटिक। ये किस में होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। पहला डिफरेंस आपके सामने क्लियर हो चुका है, पेपर में आ भी सकता है। तो असूत्री कौन सी कोशिका में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि समसूत्री और अर्धसूत्री किस कोशिका में होता है? यूकैरियोटिक में। तो ये टर्म भी आपके सामने बिल्कुल नहीं है यार, प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। तो प्रोकैरियोटिक ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका को कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका को कहते हैं जिसमें कोई भी केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका को कहते हैं जिसमें कोई भी केंद्रक नहीं होता है, या होता है तो भी वो अल्प विकसित, ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, प्रीमेच्योर होता है। क्लियर चीज़ें। जबकि यूकैरियोटिक किसे कहा जाता है? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक जरूर होता है, जिसमें केंद्रक जरूर होता है, और वो केंद्रक क्या होता है? फुली डेवलप्ड होता है या पूर्ण विकसित होता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जानवरों में होती है? वो जानवर भी मैं लिख रहा हूँ, अमीबा नाम सुना होगा। ये सारे के सारे जो एनिमल्स है वो सब के सब कहाँ जीवन यापन करते हैं? पानी के अंदर यापन करते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, या फिर नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, या फिर प्रोटोजोआ, कौन कौन से जीवों में असूत्री कोशिका विभाजन होता है? तो अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, नील हरित शैवाल, प्रोटोजोआ, या कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है? असूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्लियर है चीज़ें। असूत्री कोशिका विभाजन को एमिटोसिस भी कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसमें कोई भी, ऐसी कोशिका जिसमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, या वो केंद्रक होता है तो भी वो अल्प विकसित होता है। और ये किन जीवों में पाया जाता है? कौन से जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, नील हरित शैवाल और जीवाणु और प्रोटोजोआ। नील हरित शैवाल का एक और नाम होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्लियर हो चुका आपके दिमाग में? यस। और अब जो दूसरे जो प्रकार है समसूत्री और अर्धसूत्री, ये कहाँ होते हैं? ये होते यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ये दोनों थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसमें कभी भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। हमने जब कोशिका विभाजन पढ़ा था तो सबसे ज़्यादा जो समय लग रहा था वो सारा कहाँ लग रहा था? केंद्र के विभाजन में लग रहा था। अब यहाँ केंद्रक है ही नहीं तो कोशिका विभाजन में ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। ये कोशिका का विभाजन बहुत कम समय में ही पूर्ण हो जाता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जब ये असूत्री कोशिका विभाजन की हम बात करते हैं, इसके क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि असूत्री कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस जीवों में होती है? तो ऑप्शन में इन जीवों में से कोई भी हो सकता है। एक क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं
कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन पाया जाता है। तीनों में से आपका आंसर क्या होगा? तीनों में से आंसर होगा असूत्री कोशिका विभाजन या एमेटोसिस होता है। ठीक है, अब इसमें केंद्रक होता ही नहीं है, तो होता क्या है इसके अंदर, ये अंदर जितना भी कोशिका द्रव भरा हुआ होता है ये सीधे के सीधे ये खुद ही विभाजित हो जाता है, ये खुद ही क्या कर लेता है, दो भागों में डेवलप हो जाता है। दो भागों में डेवलप क्या, इस दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और यहाँ से दो नए जीवों का निर्माण वापस हो जाता है। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पुटअप होते हैं, इसमें से इजीली 2-3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो आप ध्यान रख लीजिएगा। क्या है जो मैंने बोल दिया आपको, असूत्री कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं, एमिटोसिस कहते हैं, या अमीबा में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, पैरामीशियम यूग्लिना में कौन सा होता है, तो असूत्री होता है। या ऐसा पूछेंगे प्रोकैरियोटिक जीवों में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, असूत्री होता है। और सबका सब जो रोल है और सबकी सब जो मेन जो पार्ट है वो समसूत्री है और अर्धसूत्री है, ये सबसे मेन पार्ट है। समसूत्री को क्या कहा जाता है वो भी बात करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को इतना सा थोड़ा सा देख लीजिएगा। वापस बोल रहा हूँ, असूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारी एक सेल है, ये जो कोशिका है, केंद्रक तो इसमें होता ही नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जो अंदर जो कोशिका द्रव जो आपको दिख रहा होगा, जो मैंने रेड कर रखा है, ये सीधा का सीधे खुद विभाजित हो जाता है और दो नई कोशिका बन जाती है। और दो नई कोशिका का मतलब क्या होता है, ये सारे अलग अलग जीव बन जाते हैं। क्लियर है चीज़? तो अपन आगे पढ़ने वाले समसूत्री के अंदर, आगे हम किसको पढ़ रहे हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन को। हम किसको पढ़ रहे हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से हेडिंग डाल दीजिएगा, समसूत्री कोशिका विभाजन। आप एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। ये टॉपिक बहुत लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से अपन समझने वाले हैं। और जितने भी डाउट्स आपके इस टॉपिक से रहेंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके हर एक डाउट को हमारा सोल्व करने का टारगेट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, इस टर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। आगे का जो हम वीडियो पढ़ेंगे, आगे के जो हम वीडियो में बात करेंगे, हम समसूत्री कोशिका विभाजन की बात करेंगे। लेकिन समसूत्री कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिटोसिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मिटोसिस कहा जाता है। समसूत्री कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री में क्या होता है, अपना अगला जो वीडियो आएगा उसी वीडियो में मैं इस चीज़ को आगे अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। और इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपके नंबर नहीं कटेगा। और एसएससी, रेलवे या आपके कांस्टेबल जो पटवार के एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो, शुरू से लेके लास्ट तक देखो, जिससे कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने जो आपको जो आज पढ़ाया है आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है और आपको ऐसा फील हुआ कि यार हम जो पढ़ रहे हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड हो, आपसे फेसबुक से रिलेटेड हो, आप उन सबसे ये वीडियो शेयर करो। जिससे होगा क्या, आपके फ्रेंड भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ सके, हर एक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा। और हमारा यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कि हमारे जितनी भी फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है उन सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो सके और सारे वीडियो आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी अपना अच्छी तैयारी कर सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।